मोदी और बांग्लादेशी पीएम आज 3 प्रोजेक्ट्स का करेंगे इनॉग्रेशन। इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाएं और एक मेगा पावर प्लांट शामिल। मराठा आरक्षण को लेकर पुणे मुंबई हाईवे जाम, आज होगी सर्वदलीय बैठक। ज्वारंगे बोले, आरक्षण पर फैसला हो वरना जल त्याग दूंगा। राष्ट्रपति ने सेना के मेजर को सेवा से किया बर्खास्त, सेंसिटिव जानकारी शेयर करने का आरोप। कई अन्य अधिकारी भी जांच के घेरे में। 3 साल बाद फिर से दिल्ली की हवा सबसे प्रदूषित। प्रदूषण के चलते क्लास में बच्चों की संख्या कम, टीचर्स ने टाइमिंग बदलने की मांग। दिल्ली में धार्मिक स्थलों के पास नहीं बिकेगा मांस, मंदिर मस्जिद के 150 मीटर दूर खुलेंगी मीट की शॉप। नई लाइसेंस पॉलिसी को एमसीडी की मंजूरी। आगरा में तेल कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स सर्वे, एसके इंडस्ट्री के प्रतिष्ठान और आवास पर पहुंची टीमें। 300 से ज्यादा अधिकारियों ने की जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। बात करेंगे दिल्ली की, जहां भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन आज। पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना करेंगी संयुक्त रूप से उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। सुबह करीब उद्घाटन करेंगे। बता दें कि संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का किया जाएगा उद्घाटन। भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना संयुक्त रूप से करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से किया जाएगा उद्घाटन। पांच राज्यों में चुनाव, महंगा हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 101 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1833 रुपए का हुआ। कोलकाता में 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर 1943 रुपए का हुआ। कोलकाता में 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर 1943 रुपए का हुआ। वहीं मुंबई में 1785 रुपए 50 पैसे का हुआ कमर्शियल सिलेंडर। चेन्नई में 1999 रुपए 50 पैसे का हुआ सिलेंडर। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। 101 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1833 रुपए का हुआ। कोलकाता में 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर 1943 रुपए का हुआ।
मुंबई में 1,785 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 1,999 रुपए 50 पैसे का हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 101 रुपए 50 पैसे हुआ महंगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1,833 रुपए का हुआ। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में नहीं हुआ कोई बदलाव। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1,833 रुपए का। कोलकाता में 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर 1,943 रुपए का हुआ। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता जसविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसविंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से जो कमर्शियल सिलेंडर है वो महंगा हो गया है, क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी है? जसविंदर, अनम्यूट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी बात पूरी करें। जसविंदर, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर 101 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। फिलहाल अभी घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है, पर चुनाव से पहले 101 रुपए 50 पैसे सिलेंडर महंगा हो गया है। खबर मिर्जापुर से, जहां पर जिले में डेंगू का कहर महामारी बन चुका है। मिर्जापुर जिले में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, जहां डेंगू और वायरल के लगभग हर घर में मिल रहे हैं मरीज। डेंगू और वायरल के लगभग हर घर में मिल रहे हैं मरीज। सरकारी से लेकर प्राइवेट तक फुल चल रहा अस्पताल। हर रोज मरने वालों की संख्या में हो रहा है इजाफा। डेंगू और वायरल के लगभग हर घर में मिल रहे हैं मरीज। सरकारी से लेकर प्राइवेट तक फुल चल रहा अस्पताल। हर रोज मरने वालों की संख्या में हो रहा इजाफा। कोरोना से ज्यादा डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी। राजधानी लखनऊ में बेकाबू हुआ डेंगू। लखनऊ में जांच में डेंगू के 36 मरीज मिले। लखनऊ में जांच के बाद डेंगू के 36 मरीज मिले। प्रयागराज हाईकोर्ट भी डेंगू मलेरिया के इंतजाम पर चिंतित। विस्तृत इंतजामों को लेकर कोर्ट ने मांगी है जानकारी। लखनऊ में जांच में डेंगू के 36 मरीज मिले। प्रयागराज हाईकोर्ट भी डेंगू मलेरिया के इंतजाम पर चिंतित। विस्तृत इंतजामों को लेकर कोर्ट ने मांगी है जानकारी। चिकित्सा इंतजाम पर कोर्ट के तलब के बाद हुई हलचल। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर राजधानी लखनऊ में बेकाबू हुआ डेंगू और वायरल का फीवर। लखनऊ में जांच के डेंगू के 36 मरीज आए सामने। प्रयागराज हाईकोर्ट भी डेंगू मलेरिया के इंतजाम पर चिंतित नजर आ रहा है। विस्तृत इंतजामों को लेकर कोर्ट ने मांगी जानकारी। लखनऊ में जांच में डेंगू के 36 मरीज निकल कर आए सामने।
हाईकोर्ट भी डेंगू मलेरिया के इंतजाम पर चिंतित। खबर संभल से बता दें, जहां पर बेहटा जयसिंह गांव में बुखार हो रहा जानलेवा साबित। बेहटा जयसिंह में एक और महिला की हुई बुखार से मौत। 2 दिन पूर्व साइकिल मिस्त्री की बुखार से हुई थी मौत। गांव में अब तक दर्जनों की बुखार से हो चुकी हैं मौतें। बेहटा जयसिंह में एक और महिला की हुई बुखार से मौत। 2 दिन पूर्व हुई थी साइकिल मिस्त्री की बुखार से मौत। गांव में अब तक दर्जनों की बुखार से हो चुकी हैं मौतें। बहजोई विकासखंड के बेहटा जयसिंह गांव का बताया जा रहा है पूरा मामला। बेहटा जयसिंह गांव में बुखार हो रहा जानलेवा साबित। खबर गाजियाबाद से, जहां पर सिपाही की डेंगू के चलते हुई मौत। यशोदा अस्पताल में सिपाही की हुई मौत। यशोदा अस्पताल में सिपाही की हुई मौत। सिपाही शहीद नवर चौकी पर था तैनात। जांच रिपोर्ट में डेंगू की हुई थी पुष्टि। सिपाही की डेंगू के चलते हुई मौत। खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। यशोदा अस्पताल में सिपाही की हुई मौत। सिपाही शहीद नवर चौकी पर था तैनात। जांच रिपोर्ट में डेंगू की हुई थी पुष्टि। खबर गाजियाबाद से, जहां सिपाही की डेंगू के चलते हुई मौत। यशोदा अस्पताल में सिपाही की हुई मौत। सिपाही शहीद नवर चौकी पर था तैनात। जांच रिपोर्ट में डेंगू की हुई थी पुष्टि। खबर गाजियाबाद से, जहां सिपाही की डेंगू के चलते हुई मौत। बता दें कि लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। तमाम जिलों में डेंगू के मामले सामने आते नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जहां पर गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपका रुख करेंगे। गाजियाबाद में भी लगातार डेंगू के मामले जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं और डेंगू के चलते सिपाही की मौत की भी खबर सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि गाजियाबाद जनपद में यह है जो मौत है, जो सिपाही की मौत हुई है डेंगू के चलते, दूसरी मौत है। इससे पहले भी एक डेंगू के मरीज की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि जो सिपाही है गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र की शहीद नगर जो चौकी है उस पर तैनात था और पिछले कई दिनों से, लगभग 1 हफ्ते से उसको बुखार की शिकायत थी, जिसके चलते उसे बुखार में पीड़ित रहा और जो ज्यादा स्वास्थ्य खराब होने के बाद उसे गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन अस्पताल में डेंगू के चलते सिपाही की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद में जिस तरह से लगातार प्रशासनिक दावे किए जा रहे थे डेंगू के बचाव को लेकर प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कहीं ना कहीं उन दावों की पोल भी खुलता हुआ यह मामला नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह जो स्वास्थ्य विभाग की बात करें या पुलिस विभाग की बात करें, पुलिस विभाग का जो कर्मचारी है लगातार पीड़ित था। ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल यह भी उठता है कि जो गाजियाबाद के जो पुलिस कर्मी हैं, उन पुलिस कर्मियों पर मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है, उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती है। कई बार अधिकारियों के सामने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अधिकारी छुट्टी नहीं होने की बात कहकर जो कि छुट्टी बंद है, कर्मचारी को छुट्टी नहीं देते हैं और जब बुखार होता है तो कहा जाता है कि ऐसे ही आराम कर लो। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिस तरह का जो कार्य का जो प्रेशर है, जिस तरह का जो मानसिक दबाव पुलिस कर्मियों पर होता है, कहीं ना कहीं वो भी इस मौत का एक कारण है डेंगू के साथ साथ। क्योंकि डेंगू के बीमारी में इलाज नहीं मिल पाना, सही समय पर आराम नहीं कर पाना,
तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि बुखार में भी पुलिस कर्मियों को नौकरी करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें भी इस बात पर विचार करना होगा कि जो कर्मचारी हैं जो छुट्टी के लिए आते हैं उन्हें छुट्टी दी जाए, और वही स्वास्थ्य विभाग को भी एक बार फिर अपनी कार्यशैली पर सुधार करना होगा। जिस तरह तमाम दावे कर रहे थे कि हम जो विद्यालयों में जाकर बच्चों से अपील कर रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर जो अधिकारी हैं अपील कर रहे थे कि जो डेंगू है, ऐसे में डेंगू से बचाव के लिए पूरे बाजू के कपड़े बिल्कुल, पहने, जिस तरीके पानी से देखा जो है जाए तो डेंगू के बढ़ते मामले बेहद चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहे हैं। हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे फिर, और हम लगातार बने हुए हैं डेंगू की खबर पर, जहां पर डेंगू का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, जहां पर डेंगू से लाखों मरीजों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, और साथ ही डेंगू और वायरल फीवर लगातार अपने पैर तेजी से पसार रहा है। इसी खबर पर तमाम जिलों से हमारे साथ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर अब हम रुख करेंगे लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी का। भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में डेंगू की क्या स्थिति है, अस्पतालों में किस प्रकार से डेंगू के मरीज आ रहे हैं और क्या उन्हें इलाज समय पर मिल पा रहा है? देखिए अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में जो भरत, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से आ नहीं पा रही है। भरत, आपसे दोबारा जुड़ेंगे। रईश अलवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईश, आपसे जानना चाहेंगे कि संभल की क्या स्थिति है, किस प्रकार से जो है वो मरीजों की संख्या किस प्रकार से बढ़ रही है, या फिर अभी भी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है? अनम्यूट कर लीजिए रईस। रईस, आप पहले अनम्यूट कर लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी करिए। तो रईश, आपकी आवाज भी हम तक नहीं आ पा रही है। जयवीर, आपका रुख करेंगे। आप ऐसे जानना चाहेंगे कि लगातार डेंगू के जो मरीज है वो भी बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो वायरल फीवर है उसका भी प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से तैयार है, क्योंकि एक तरफ डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ वायरल फीवर भी अपना जो प्रकोप है वो बढ़ाता नजर आ रहा है। एक बार हालांकि त्योहारी सीजन आने को है, दीपावली का त्योहार है, लेकिन मच्छरों का जो प्रकोप है वो कम नजर नहीं हो पा रहा है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के स्तर पर जिस तरह नगर पालिका, नगर निगम या फिर गांवों की बात करें तो ब्लॉक स्तर पर जो गांव प्रधान के द्वारा जो छिड़काव कराए जाते थे, एंटी लार्वा छिड़का जाता था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। केवल कागजों में ही इस छिड़काव का आनापूर्ति की जा रही है, जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा। हालांकि प्रशासन की बात करें, जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि जो दवाई है वो छिड़काव उनका जगह जगह पर चल रहा है। केवल फोटोबाजी कहा जा सकता है कि प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं वो फोटो खींचते हैं, एक निश्चित जगह पर जाते हैं और केवल एक खाना पूर्ति करते हैं और फोटो खींचने के बाद अधिकारियों को भेज देते हैं। केवल कहा जा सकता है कि जो कागजों में ही एक बड़ा घोटाला भी इसको अगर जांच की जाए तो सामने आ सकता है। जिस तरह दवाइयों में जो छिड़काव के लिए जो बजट प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा आता है, वो बजट केवल कागजों में खर्च किया जाता है, जमीनी स्तर पर उस बजट को खर्च नहीं किया जाता है, जिसके कारण लगातार जो हालत है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार वायरल फीवर की जो सीजनल बुखार है उसकी बात करें या फिर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की बात करें तो अभी भी हालत कहीं भी संतुष्टिजनक नजर अब नहीं आ रहे हैं। लगातार मरीजों का जो आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो यानी कि प्रशासन की लापरवाही भी लगातार सामने आ रही है, जहां पर जो धरातल पर स्थिति है वो बेहद दयनीय नजर आ रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे भरत, आपका राजधानी लखनऊ में किस प्रकार से जो है वो हाल है, अस्पतालों के क्या हाल है, क्या मरीजों को बेड जो है वो मुहैया हो पा रहे हैं? लेकिन निश्चित तौर पर लखनऊ की अगर बात करें, राजधानी उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर लगातार डेंगू के मामलों में और ग्राफ में इजाफा हो रहा है। ये पहले जरूर कहा जाता था कि अब ठंड दस्तक देती है और तो कहीं ना कहीं डेंगू के मामलों में कमी आती है, लेकिन ऐसा अभी तक राजधानी में देखने को नहीं मिला। जो आंकड़ा है 28 था, 30 था, 32 था और 36 लगभग पहुंच चुका है और लगातार डेंगू के मामले बढ़। और अगर सरकारी आंकड़े की बात करें मौतों की, तो सरकार में अभी आंकड़े में सिर्फ एक मौत हुई है, लेकिन अगर
गिनती बात करें, गांव में जो बुखार से या तमाम वायरल से जो मौतों के आंकड़े में भी इजाफा हुआ है। कहीं ना कहीं जो नगर निगम है उसकी लापरवाही जरूर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम को एक जिम्मेदारी दी गई है कि घर जाकर करना, इनके अलावा का तमाम की जिम्मेदारी निभाना, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस तरीके से अभी डेंगू को कई इलाकों में नहीं मिल रहा है। वही समस्या है जिससे कि लगातार इजाफा जो ग्राफ में हो रहा है डेंगू का। और अगर हॉस्पिटल की बात करें तो लंबी लंबी जो कतारें हैं ओपीडी के बाहर लगी है, डॉक्टर लगातार पेशेंट्स को देख रहे हैं, और जो बुखार, रहस्य बुखार, तमाम तरीके का राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं वायरल फीवर है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इलाहाबाद कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को तलब किया है, उससे पूछा है कि आपने तमाम जो क्या क्या इंतजाम किए हैं, चाहे वायरस की बात करें चाहे चिकनगुनिया की बात करें, तो सब एक चीजों से लेकर अब हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। 6 नवंबर को अब उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट में अपने जवाब को विस्तृत पेश किया जाएगा कि ये सरकार के द्वारा इंतजाम किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं डेंगू के आंकड़ों में बढ़ोतरी, कहीं ना कहीं अधिकतर जो लापरवाह जो है, क्या वो नगर निगम की बात करेगा, तमाम जो जिम्मेदार है उनकी लापरवाही के कारण लगातार जो ग्राफ है बढ़ोतरी मिल रही है। जी, यानी कि देखा जाए तो लगातार जो लापरवाही है वो भी विभागों की सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं तो वो बेहद चिंताजनक स्थिति पैदा करता है। रुक करेंगे रईस आपका, आपसे जानना चाहेंगे कि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, वायरल फीवर भी बढ़ रहा है, तो किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा? क्या सुरक्षा, माफ कीजिएगा, जो अस्पतालों में किस प्रकार से जो है साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, और जितने भी मरीज आ रहे हैं तो क्या उन्हें समय पर जो है वो सुविधाएं मिल पा रही हैं? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बात किया जनपद संभल की, तो जनपद संभल में कोरोना काल में जितनी मौतें नहीं हुई थी, जितनी मौतें अब डेंगू को लेकर हो गई हैं। और अगर बात की जाए सरकारी कागजातों में, तो डेंगू के 1-2 ही मरीज लिखी गई हुई, लेखा पढ़ी में चले गए होंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो डेंगू की भरमार है। यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है डेंगू को लेकर। मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियां हैं। एक बीमारी और आ गई है जो उसे बोलते हैं चिकनगुनिया, वो भी अब आ चुकी है और वो भी दस्तक दे चुकी है। उसके भी कई मरीज अब जो है जनपद संभल में निकल के आए हैं, और लगातार डेली कोई ना कोई मौत डेंगू को लेकर होती रहती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग जमीनी स्तर पर उतरा हुआ है। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जाकर सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखा जा रहा है, छिड़काव भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष बंसल के कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार से डेंगू को लेकर मौत नहीं हो, किसी की भी मौत अगर बीमारी को लेकर नहीं हो, तो उनमें साफ तौर पर जो है स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश दिए गए हैं। स्वयं ही अपना उतरकर नगर पालिका, नगर पंचायतों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जो है सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो सरकारी आंकड़े गलत एक तरीके से जो मरीजों की संख्या है वो दर्शाते हैं, जबकि अगर हम स्थिति की बात करें तो धरातल पर स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं वे बेहद चिंताजनक स्थिति पैदा करते नजर आ रही है। शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो बता दें कि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर अब डेंगू से मौतों के भी आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। डेंगू के साथ साथ तमाम तरह की वायरल बीमारियां भी फैल रही हैं। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर। मंडला से खबर आपको बताते हैं, जहां बिछिया विधानसभा क्षेत्र के भारतीय और जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी डॉक्टर विजय आनंद मरावी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य नामांकन रैली निकाली गई। रैली में शामिल होकर अनुविभागीय कार्यालय बिछिया में अपना नामांकन दाखिल किया गया। बिछिया विधानसभा क्षेत्र के आयोजित नामांकन रैली में केंद्रीय इस्पात व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जबलपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनोद मिश्रा शामिल हुए। बिछिया विधानसभा क्षेत्र की नामांकन रैली में विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों के बूथ एवं शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ता जनता भी उत्साह के साथ शामिल हुई।
नमन कर कि जो आज मैंने एसडीएम कार्यालय पर या रिटर्निंग ऑफिसर के पास में अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता शामिल हुआ और जिसने भारतीय जनता पार्टी की नीति पे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे उन्होंने अपना मत प्रदान कर दिया और मुझे आज उन्होंने आशीर्वाद दिया और समाज के और भारतीय विधानसभा के लाखों ग्रामवासी नगरवासियों को भी मैं साधुवाद देता हूँ और फग्गन सिंह कुलस्ते जी और विनोद मिश्रा जी का भी साधुवाद देता हूँ। और विषय विधानसभा से अपना नामांकन दर्ज करने के पहले शक्ति प्रदर्शन करते हुए हजारों की संख्या में मौजूद कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपना नामांकन दर्ज किया है। नामांकन रैली के अंत में उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन का आभार भी ज्ञापित किया है। मंडला जिले की जनता विधानसभा के समस्त मतदाताओं को हाथ जोड़कर के प्रार्थना और निवेदन करना चाहता हूं और आप सबसे मैंने प्रार्थना मैं कर रहा हूं कि ये 18 साल भारतीय जनता पार्टी की शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए आप सब संकल्पित होइए, कांग्रेस का साथ दीजिए। कांग्रेस पार्टी आ रही है, सबके लिए खुशहाली लेकर के आएगी और सरकार बनाएगी। ये मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। जहां तक मंडला जिले में 3 विधानसभा हैं, हम तीनों विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीत रही है और भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और सभी एक अहम जानकारी सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है। अगली खबर आपको हम सिद्धार्थनगर से बताते हैं। सिद्धार्थनगर से अहम खबर, जहां पर अलीगढ़वा कस्बे में हुए अग्निकांड का मामला। सिद्धार्थनगर से अहम जानकारी आपको हम बता दें, 2 और लोगों के पूरी तरह से शव मिले हैं। 2 और लोगों के पूरी तरह जले शव मिले, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मृतकों में 21 वर्ष अजय, 27 वर्ष गुड्डू, मौके पर मलबे के हटाने का काम जारी है। कुछ और लोगों के दबे होने की यहां पर आशंका है। सिद्धार्थनगर से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, कई और लोगों के दबे होने की भी आशंका है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी, आपको बता दें कि इंडो नेपाल सीमा से सटे गलवा कस्बे में कल हुए भीषण अग्निकांड में मौके पर ही 2 लोगों की जो मौत हो गई थी और आज जो है उसमें से 2 और लोगों की जो है पूरी तरह से जली हुई बॉडी बरामद हुई है। हालांकि अभी और भी लोगों के फंसे होने की आशंका, उसमें जले होने की आशंका है। मलबा हटाए जाने का काम प्रशासन की तरफ से जारी है। जैसे ही कोई अपडेट होता आप तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये अग्निकांड कैसे हुआ, क्या इस सब को लेकर कोई जानकारी? क्योंकि लगातार यहाँ पर 2 और शव मिले हैं। जी, आपको बता दें कि कल से ही कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कोई फ्रिज के जलने की बात कर रहा है, कहीं गैस सिलेंडर की आ रही। हालांकि अभी जो तथ्य है वो सामने नहीं आ रहा है खुल के।
पटाखों की भी आवाज, एक वीडियो में साफ तौर पे पटाखों की भी आवाज, पटाखों के तड़तड़ाहट की आवाज जो है वो सुनाई दे रही थी। लेकिन अभी एक किस वजह से ये अग्निकांड हुआ, इसका साफ तौर पे अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। जी बहुत शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है, फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी भी यहाँ पर लोगों को हटाने का काम जारी है। सिद्धार्थनगर से खबर, अलीगढ़वा कस्बे में हुए अग्निकांड को लेकर ये अहम खबर। सालों से कंधे से कंधा मिलाकर सतनामी समाज उत्थान के लिए समाज सेवक मनोज आडल ने जिला कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया है। जहां एक और कांग्रेस पार्टी द्वारा उतारे प्रत्याशी को लेकर क्षेत्र में पैराशूट प्रत्याशी कहा जा रहा है, तो वहीं भाजपा ने भरोसा धनीराम पर जताया। लेकिन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवारों से क्षेत्र में असंतोष देखा जा रहा है। स्थानीय और जिला पंचायत सभापति की निर्दलीय उम्मीदवारी करने के बाद से ही क्षेत्र में आपको बता दें कि क्षेत्र में एक जुटता भी देखने को नहीं बन रही है। मनोज आडल ने मीडिया से चर्चा करते हुए अहम बातें कही हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और वहीं भाजपा ने भी ऐसे प्रत्याशी पर भरोसा जताया है जो कभी स्थानीयों तक पहुंचा ही नहीं है। और क्षेत्र न सिर्फ जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में जनसंख्या के मापदंड से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। और नामांकन के अंतिम दिन लोगों का जनसैलाब निर्दलीय उम्मीदवार मनोज आडल के समर्थन में दिखा है। अभी वर्तमान समय देखेंगे, सभी समाज का उपेक्षा किया गया है। किसी एक व्यक्तिगत विषय जो आगे पाछे घूमते थे विधायक का, उसी का मान सम्मान किया गया है। प्राय सभी, मैं जनपद पंचायत पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, उसके नाते न तो किसी भूमि पूजन से लेने से कहीं मेरा नाम नहीं है। इतना बड़ी उपेक्षा किया गया वर्तमान शासन काल में। इसी को देख के मैं सभी समाज के भाई बंधु से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सर्व समाज जो है आज निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी घोषित किए हैं। बलरामपुर जिले के सामरी विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और संगठन मंत्री पवन साय के समक्ष भाजपा में प्रवेश कर लिया है। इस बार सामरी विधानसभा से टिकट कटने के कारण वो नाराज चल रहे थे। कुछ दिनों पूर्व कुसुमी के श्रीकोट में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के बाद दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया था। चर्चा के दौरान जब बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें भाजपा में आने का न्योता दिया तो चिंतामणि महाराज ने उनसे सामरी अथवा अंबिकापुर विधानसभा से भाजपा के टिकट की मांग की थी। इसके जवाब में पूर्व मंत्री ने उन्हें सरगुजा लोकसभा सीट का ऑफर दिया था। इस घटना के बाद से ही चिंतामणि महाराज की भाजपा प्रवेश को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। कि सीएम इतने डर गए हैं। भाई आपने जब कर्ज माफी पिछली बार भी बोली तो कहाँ कमी रह गई, कौन सा कर्ज बाकी रह गया, ये पूछे ना सीएम से। वो भय उनका निकल रहा है, एक और झूठ बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता और मतदाता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। जो उन्होंने 36 वादे किए थे उसमें कोई पूरा नहीं हुआ, बहुत डिटेल आ चुका आपके सामने। इसलिए एक बार ये और बहाना बनाना, शायद ये और झूठ बोलने से मुझे मतदाता दे दे, लेकिन अब मतदाता उनकी बातों में आने वाला नहीं। खबर है कोंटा से, जहां पर विधानसभा कोंटा के कोंटा नगर में कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक कांग्रेस नेता और सीपीआई नेता की धक्का मुक्की ने मामले को बिगाड़ दिया। दरअसल कोंटा नगर में आईएनएच समाचार एजेंसी द्वारा डिबेट कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद तीनों पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी में सीपीआई और कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ गए। पुलिस प्रशासन ने इस झड़प को शांत करवाया, जिसके बाद के न्यूज इंडिया के पत्रकार से बीजेपी नेता और सीपीआई नेता ने बात कर पूरे मामले से अवगत कराया है। सीपीआई कार्यकर्ता ने गाली गलौज करने वाले कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कोंटा थाना में मामला दर्ज करवाया है। हमारे बस्तर में जो है विधानसभा चुनाव चल रहा है, उसी को लेकर तीनों पार्टियां जो है चुनाव प्रचार कर रही है। तो उसी को लेकर हमको शाम की इत्तला दिया गया था कि आईएनएच जो है एक न्यूज़ चैनल के माध्यम एक नुक्कड़ रखा गया कोंटा अटल चौक में।
तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे और उसके बाद जो है पत्रकारों द्वारा हमसे सवाल जवाब भी किया गया और कांग्रेस के विकास के बारे में भी हमसे पूछा गया। तो हमने हमारी पक्ष को रखा कि कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया। इसी बीच में जो है बातों में जो है कांग्रेस के लोगों ने जो है हम पे कांग्रेस के जो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष जो जाकिर हुसैन है वो जो है मेरे ऊपर मुझे धक्का दिया और उसके साथ ही उनके जो कार्यकर्ता थे और उन्हीं के परिवार के लोग जो है मुझे मारने तक के लिए आ गए और मेरे ऊपर हाथ भी उन्होंने उठाया है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। डिबेट के नाम से सभी चैनल लोग आते हैं और चुनाव का समय अक्सर करके गर्मा गर्मी रहता है और आज का दिन INS का जो डिबेट था उसमें रिन्यू पार्टी के सत्ता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे, लेकिन इन मुद्दों को लेके कांग्रेस से पूरी तरह से गिर चुका था। भ्रष्टाचार का नाम पे लेके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने घेर लिया है। पिही नंबर 94 गांव के किसान सुनील मिस्त्री, सुबल मिस्त्री, सूरज राय, पिही नंबर 40 के निवासी एवं किसानों ने बरलकोट क्षेत्र के विभिन्न कृषि केंद्र से कोई किसान 3 से 6 पैकेट एवं 7 पैकेट तक मिन्स्टेंट्रो डेक्लब डिकेसी 9081 का मक्के का बीज खरीद किया खेत में लगाया, मगर मक्के का बीज लगभग 30 से 40% अंकुरण फेल दिखाई देने पर किसानों से बरलकोट कृषि आदान विक्रेता संघ से शिकायत किया है। सक्ती जिले के ढबरानगर में नगरवासियों ने बड़ी संख्या में ढबरा तहसील पहुंचकर पूर्व अध्यक्ष अनिल चंद्रा को वापस घर आने की अनुमति देने राज्यपाल के नाम तहसीलदार कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व के द्वारा पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल चंद्रा पर धारा 110 के तहत जिला बदर की कार्यवाही की गई थी, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में नगर की महिलाएं व पुरुषों ने तहसील आकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया और कहा कि पूर्व अध्यक्ष पर राजनीतिक षड्यंत्र करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा राजनीतिक रंजिश वश अनिल चंद्रा को झूठे प्रकरण में फंसाया गया और जिला बाहर कर दिया गया, जबकि उसके ऊपर लगे आरोपों से वो दोषमुक्त हो चुके हैं। समस्त डभरा नगरवासी के रहने वाले हैं। हमारे भूतपूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष श्री अनिल चंद्रा जी को राजनीतिक षड्यंत्र के कारण जिला बदर कर दिया गया है, तो हम उसको वापस लाने के लिए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने आए हैं। इसी में हम आप शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि अनिल चंद्रा हमारे जिला ले हमारे जिला में आए, हमारा अनिल चंद्रा हमार बेटा हमार दुख सुख के साथी है, हमार पालन हारे, हमार हर चीज रात और दिन हमन ला देखते सबके करते। अब हम वही चाहत हन कि हमार अनिल चंद्र हमारे देश में आ जाए। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर नामांकन के बाद स्क्रूटनी की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि स्क्रूटनी के बाद कुल 48 प्रत्याशी मानने वाले हैं, जिसमें अकलतरा में 16, जांजगीर चांपा में 21 और पामगढ़ में 11 प्रत्याशी शामिल हैं। साथ ही 10 लोगों का फॉर्म निरस्त हुआ है। अक्सर देखा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान करोड़ों रुपए खर्च होने की बात कही जाती है, जिससे स्पष्ट करते हुए कलेक्टर ने कहा कि प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए तय की गई है। सभी धान खरीदी केंद्रों पे जो बेसिक तैयारियां होती हैं वो पूरी हो चुकी हैं। बागदाने हमारे पहुंच चुके हैं। बाटा तोला का जो सत्यापन किया जाना था वो हो गया है। प्रभारी अधिकारी, नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो गई है। हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है। किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ऑनलाइन टोकन और ऑफलाइन टोकन की सुविधा दोनों उपलब्ध है, तो किसान अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या समिति से टोकन कटवा करके बेझिझक धान खरीदी केंद्र पे पहुंचे। किसानों के कुछ सुझाव के लिए ऐसे कोई टोल फ्री नंबर है जो हमारा कंट्रोल रूम रहेगा धान खरीदी के लिए, वो आपको भी जारी कर दिया जाएगा प्रेस रिलीज के साथ में। तो कुछ भी समस्या आती है, कुछ शिकायत आती है, उस पर आप
छत्तीसगढ़ चुनाव में पहले चरण के मतदान का प्रचार प्रसार थमने में कुछ दिन शेष हैं। 7 नवंबर को मतदान होने हैं। इस बार के कोंटा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई से निर्दलीय प्रत्याशियों ने सड़कों पर ही नहीं सोशल मीडिया पर भी जमकर प्रचार किया है। लगातार कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बेटे के प्रचार में स्थानीय युवाओं द्वारा बहिष्कार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। बीजेपी और सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने किया। वैसे तो हर्ष कवासी समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लगातार जनता से संपर्क कर उसे साधने में लगे हुए हैं। अगली खबर अलीगढ़ से आपको हम बताते हैं, जहां पर बस में कैंटर ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर। सड़क किनारे खड़ी थी यात्रियों से भरी बस। 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हो गई हैं। बच्चों समेत कई की हालत बिगड़ी है। टप्पल थाना क्षेत्र के एक्सप्रेसवे की पूरी घटना बताई जाती है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई, 2 दर्जन से ज्यादा सवारियों के घायल होने की बात सामने आई है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, बच्चों समेत कई की हालत बिगड़ गई है। तो अहम जानकारी, 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और टप्पल थाना क्षेत्र के एक्सप्रेसवे की पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, अलीगढ़ से खबर। तो अलीगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां सड़क किनारे खड़ी थी यात्रियों से भरी बस और 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा सवारियों के घायल होने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां बच्चों समेत कई की हालत बिगड़ गई। सड़क किनारे यात्रियों से भरी बस खड़ी थी। 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हुई हैं। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर पीपीपी मॉडल पर संचालित होंगे 4 पॉलिटेक्निक, 3 आईटीआई। योगी कैबिनेट ने संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। यह हम खबर आपको बता रहे हैं, संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी। बाराबंकी, हरदोई, कन्नौज व सहारनपुर में बनी सहमति। पॉलिटेक्निक के पीपीपी मॉडल पर चलाने की सहमति। प्रतापगढ़, मुरादाबाद व इटावा की बड़ी सहमति। नई आईटीआई को भी पीपीपी मॉडल पर चलाने की सहमति दी। शासन स्तर पर संचालन के लिए नियमावली तैयार, एमओयू की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो प्रतापगढ़, मुरादाबाद व इटावा की सहमति बन गई है। अहम खबर आपको हम बता दें। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर सचिवालय सेवा अधिकारियों के प्रमोशन आदेश जारी। विजय शंखवार और उमेश चंद्र विशेष सचिव बने हैं। महावीर गौतम भी विशेष सचिव पद पर प्रमोट हुए और मनोज मौर्य, गिरजापति द्विवेदी संयुक्त सचिव बने हैं। राधेश्याम गिरीश चंद्र मिश्रा संयुक्त सचिव बने। अजय तिवारी, सुनील श्रीवास्तव, अजीत सिंह उप सचिव बने हैं। चंद्रशेखर मिश्रा, अमिताभ श्रीवास्तव उप सचिव बने हैं। अवनीश सिंह, अभिजीत, अभय त्रिपाठी, धर्मपाल पांडे
अनुसचिव बने हैं और राधेश्याम गिरीशचंद्र मिश्रा संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। अजय तिवारी, सुनील श्रीवास्तव, अजीत सिंह उप सचिव बने हैं और चंद्रशेखर मिश्रा, अमिताभ श्रीवास्तव उप सचिव बने। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। चंद्रशेखर मिश्रा, अमिताभ श्रीवास्तव उप सचिव बने और अवनीश सिंह, अभिजीत, अभय त्रिपाठी, धर्मपाल पांडे अनुसचिव बनाए गए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।